अब्र बता उसका करम क्यों नहीं होता। शायर बेसिकली बादल से मुखातिब है कि बादल तू मुझे बता कि आखिर वो मुझ पे करम क्यों नहीं करता। अल्लाह का कह रहा है शायर, क्या ए अब्र बता उसका करम क्यों नहीं होता, ये सीना ए सहरा कभी नम क्यों नहीं होता। और शेर है कि घर पानी है तो जानिबे दरिया क्यों नहीं जाता, घर आंसू है तो तेजाब में जम क्यों नहीं होता। यानी आंसू इतनी ज्यादा खतरनाक है जैसे तेजाब खतरनाक होता है, तो आंसू है ही तेजाब जैसा, जो अगर है ही तेजाब जैसा तो फिर तेजाब में मिक्स होकर तेजाब का हिस्सा क्यों नहीं बनता। तो अगर पानी है तो जानिबे दरिया क्यों नहीं आता, अगर आंसू है तो तेजाब में जम क्यों नहीं होता। और ये सोचकर मैं बड़ा परेशान हूं कल रात से, आजकल मुझे किसी बात का गम क्यों नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सर जीशान हैदर, एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5। आज हम लेक्चर नंबर 6 पढ़ रहे हैं। कुछ मसरूफियत की वजह से कल भी मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया, मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लेक्चर नंबर 6 का आगाज कर रहे हैं। हमारे आज के इस लेक्चर में हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिनमें एक इवेपोरेशन है और दूसरा वेपर प्रेशर है। आइए इवेपोरेशन को देखते हैं। इवेपोरेशन, व्हाट इज इवेपोरेशन। आपको एक बात बताऊं, इवेपोरेशन को समझने के लिए एक आम सी मिसाल है कि अगर फर्श के ऊपर कहीं पर भी ऐसे पानी गिर गया, ठीक है, हमने कोई पोछा ना लगाया, हमने कुछ भी नहीं किया, वो पानी थोड़ी देर के बाद गायब, खुश्क हो जाता है, गुम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पानी उड़ जाता है। कहां उड़ जाता है? वो पानी लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में वेपर बन के उड़ जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। आइए जरा इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन पता क्या है? द स्पॉन्टेनियस। इस जगह पर स्पॉन्टेनियस का मतलब है खुद ब खुद। द स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद, कन्वर्जन ऑफ, द स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ आ लिक्विड, किसी भी लिक्विड की खुद ब खुद कन्वर्जन इनटू इनटू वेपर्स, इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर। ये कोई फिक्स नहीं है भाई, टेम्परेचर 25 हो, 100 हो, कोई ना ना, एनी टेम्परेचर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। मेरे ख्याल में आपके सामने ये जो डेफिनेशन हमने लिखी है आपको समझ भी आ चुकी है, मगर फिर भी मैं बता रहा हूं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, स्पॉन्टेनियस, आपने कुछ नहीं करना, खुद ब खुद कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर किसी लिक्विड का लिक्विड से वेपर में चेंज होना अपने आप, इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। ओके, ठीक है, अब आगे चलते हैं। इवेपोरेशन, ये जो डेफिनेशन हमने लिखी है, ये होती कैसे है, ये खुद ब खुद किस तरह से कोई भी लिक्विड स्टेट से गैसियस में या वेपर में चेंज हो जाता है। उसके लिए मैंने लिखा है हाउ इवेपोरेशन टेक प्लेस। इवेपोरेशन होती कैसे है, इसको समझने के लिए हम एक बीकर ले रहे हैं। इस बीकर के अंदर कोई ना कोई लिक्विड पड़ा हुआ है। अब ये कौन सा लिक्विड है? कोई भी है, पानी है या कोई वोलेटाइल लिक्विड है, पेट्रोल ले लें, अल्कोहल, शराब ले लें, कुछ भी ले लें। ओके, ये उसके लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं। ओके सर जी, ये भी क्या हैं? लिक्विड्स के मॉलिक्यूल हैं। ओके सर जी। तो इस बीकर में मौजूद जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ फोर्स बनाकर रहते हैं, बॉन्ड बनाकर रहते हैं तमाम मॉलिक्यूल्स। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान रीजनेबल अच्छी खासी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब अगली बात सुने। ये जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल हैं ये सुकून से टिक कर बैठे नहीं रहते। हमने पढ़ा है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान मोशन होती है, हरकत होती है। लिक्विड के मॉलिक्यूल हरकत करते रहते हैं, कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन होती है। तो अगर लिक्विड्स के मॉलिक्यूल के दरमियान
मोशन यानी हरकत है, तो इसका मतलब इनकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोशन। अब हर मॉलिक्यूल के अंदर कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी है। क्या तमाम मॉलिक्यूल सेम काइनेटिक एनर्जी रखते हैं? आंसर है नो, तमाम मॉलिक्यूल सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं रखते। कुछ मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, कुछ मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम है। तो ज्यादातर जो मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें मैंने ब्लैक कलर के मार्कर से शो करवाया है, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो होती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, यानी नॉर्मल एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है। और बहुत कम ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि रेड कलर के मार्कर से शो हुए हैं, जिनकी जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इनकी एनर्जी मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होती है। तो अब आप देखें, जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होगी, उनकी मूवमेंट भी ज्यादा होगी, उनकी हरकत भी ज्यादा होगी। अब जैसे कि ये एक रेड कलर का मॉलिक्यूल है, ये वाला, तो ये चूंकि ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रखता है नॉर्मल की निस्बत, तो इसलिए ये ज्यादा तेजी से टट इस तरह हरकत करेगा। जब ये ज्यादा तेजी से हरकत करेगा ना, तो इसके इर्द गिर्द जो इसने बांड बनाए हुए थे वो क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। जैसे ही वो बांड टूटेंगे, ये पूरे लिक्विड को चीरता हुआ इस सरफेस पर आन पहुंचेगा। जैसे ही ये मॉलिक्यूल सरफेस पर पहुंचेगा, तो वहां पर टिक कर रहेगा नहीं, बल्कि फौरन ही सरफेस को छोड़ के लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में चला जाएगा। ओके, ये वाला वेपर में कन्वर्ट हो गया। सेम इसी तरह से जितने भी हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल हैं, वो लिक्विड को छोड़ छोड़कर पहले तो सरफेस पे पहुंचते हैं। सरफेस पर पहुंचने के बाद वो सरफेस को दोस्तों छोड़ देते हैं, और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वो वेपर फेज में, वो गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस प्रोसेस कंटिन्यू, ये होता रहता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? इवेपोरेशन का नाम दिया करते हैं। ओके सर जी, तो हाउ इवेपोरेशन टेक प्लेस मैंने आपको बता दिया। अब जरा आगे चलते हैं। चंद एक बातें जो इस प्रोसेस के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये हैं कि एक तो ये सरफेस फिनोमिनन है, यानी कि सरफेस वाला फिनोमिनन। फिनोमिनन किसे कहते हैं? मैं पिछले लेक्चर्स में भी बता चुका हूं। फिनोमिनन, कोई भी जो नेचुरल प्रोसेस होता है हम उसको फिनोमिनन कहते हैं। सरफेस पे मॉलिक्यूल आते हैं, फिर सरफेस से ऊपर जाते हैं, तो इसलिए ये जो प्रोसेस है इसे आप सरफेस फिनोमिनन कहते हैं। और दूसरी बात सुनिएगा, ये जो प्रोसेस होता है ये एंडोथर्मिक भी है। एंडोथर्मिक भी है। क्यों एंडोथर्मिक है? उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इस प्रोसेस में हीट यूज होती है, एनर्जी यूज होती है। कैसे होती है वो हम आगे देखेंगे। और तीसरी बात जो आपको मैं बताना चाहता हूं, कंटिन्यू एट ऑल प्रोसेस, यानी ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कभी भी रुकता नहीं है, ये चलता रहता है, चाहे हो सर्दी चाहे हो गर्मी। हम जब कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं, सर्दियों में भी वो सूख जाते हैं, गर्मियों में भी वो सूख जाते हैं। हाँ, सर्दियों में जरा देर से सूखते हैं, गर्मियों में फटाफट फौरन सूख जाते हैं। और ज्यादा देर अगर डालती है ना खवातीन धूप पर कपड़े, तो वो कलर ही चाट जाती है धूप उनका। तो बेहतर ये है, जो आपके खूबसूरत और अच्छे महंगे कपड़े हैं, पहले तो उन्हें हाथ पे धोएं, और हाथ पे धोने के बाद आप उन्हें कभी भी धूप में ना सुखाएं। जो समझदार औरत होती है या खातून होती है, वो कभी भी धूप पर कपड़ा नहीं सुखाती। वजह, धूप जो है वो बड़ी तेजी से कलर चाट लेती है कपड़े का। तो आप भी एहतियात किया करें, आप में से जो कपड़े धोती हैं। बॉयज भी आप में से कुछ कपड़े धोते होंगे जो हॉस्टल में रहते हैं, बिकॉज मैं भी जब हॉस्टल लाइफ में था तो मैं भी कपड़े धोया करता था। खैर, तो मेरे प्यारे बेटे, अब जरा बात सुनिएगा। ये सरफेस फिनोमिनन है, ये हमने पढ़ लिया। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, रीजन बताऊंगा। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हर वक्त होता रहता है। ये 3 पॉइंट आगे भी हमारे इस टॉपिक में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। अच्छा जनाब, अब देखें, अब हमारी इस बुक में ना कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जिनका आंसर भी टेक्स्ट बुक के अंदर पैराग्राफ की सूरत में उसने लिख दिया हुआ है। वो मैं क्वेश्चन भी बता रहा हूं और आंसर भी आपको बता रहा हूं कि आपने कहां से करना है। सबसे पहला सवाल आप देखिएगा, इवेपोरेशन काज कूलिंग। इवेपोरेशन जो है वो ठंडक की वजह बनती है। क्या मतलब? यानी इवेपोरेशन ठंडक पैदा कर देती है। अब इसको समझेंगे। देखें भाई, मैंने आपको बताया था कि इस लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स हाई काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, वो लिक्विड को छोड़कर सरफेस पर पहुंचने के बाद उड़ जाते हैं और वेपराइज होकर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखो, लिक्विड के मैक्सिमम वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी वो चले गए। अब लिक्विड की
जो एनर्जी है, जो हीट है, वो कम हो गई है। मतलब लिक्विड के अंदर हाई एनर्जी वाले पार्टिकल्स जो थे वो लिक्विड को छोड़ गए हैं। अब लिक्विड की ख्वाहिश है कि जो मेरे मॉलिक्यूल हाई एनर्जी वाले थे वो मुझे छोड़कर चले गए, तो मेरी हाई एनर्जी भी चली गई, ठीक है, मेरी हीट कम हो गई। तो लिक्विड चाहेगा कि मैं दोबारा से अपनी खोई हुई हीट, अपनी खोई हुई एनर्जी, अपने खोए हुए हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल को वापस लेकर आऊं। तो इसके लिए लिक्विड क्या करता है, सराउंडिंग से, इर्द गिर्द से हीट एनर्जी को जज्ब करता है, खींचता है, एब्जॉर्ब करता है। जब इर्द गिर्द यानी सराउंडिंग से हीट को अंदर दाखिल कर दिया जाएगा, जज्ब कर दिया जाएगा, दाखिल हो जाएगी खुद ब खुद हीट अंदर। जब हीट अंदर दाखिल हो जाएगी तो फिर से कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा हो जाएगी। फिर से वो अपने बांड तुड़वा के सरफेस पे पहुंच के फिर सरफेस को छोड़ के लिक्विड से गैस फेज में चले जाएंगे। तो ये प्रोसेस फिर से दोबारा होगा और फिर दोबारा लिक्विड अपनी खोई हुई एनर्जी को मेंटेन करने के लिए इर्द गिर्द सराउंडिंग से हीट जज्ब करेगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा। आप ये देखें कि सराउंडिंग से जो हीट जज्ब हो रही है तो सराउंडिंग में टेम्परेचर की कमी आ जाएगी, सराउंडिंग में जो है वो कूलिंग पैदा हो जाएगी। इसे बोलते हैं वाई इवेपोरेशन काज कूलिंग। हमारी बुक में दूसरे पैराग्राफ में इसका आंसर मौजूद है। आगे इसी सवाल की ज्यादा समझ आएगी जब हम कुछ एग्जांपल्स और शॉर्ट क्वेश्चंस लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद है इवेपोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे होती है, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा हो। हाँ, एक बात आपने जहन में रखनी है कि जो टेम्परेचर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। रेट ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन का जो की रफ्तार है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा बाहर टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल बाहर से एनर्जी गेन करेंगे और ज्यादा मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से वो लिक्विड को छोड़ के गैस में चले जाएंगे। अगर बाहर टेम्परेचर कम है, सर्दी का मौसम है, तो कम एनर्जी बाहर से अंदर आएगी, जिसकी वजह से कम मॉलिक्यूल होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज से ज्यादा होगी और फिर वो ऊपर को जाएंगे। इसीलिए सर्दियों में कपड़े देर से सूखते हैं और गर्मियों में कपड़े फौरन और जल्दी सूख जाते हैं। ये भी हमारी बुक में मौजूद है आंसर। ओके, उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि आप पर्सन, ठीक है, आप पर्सन एक शख्स है, आफ्टर बाथ, नहाने के बाद, फील सेंस ऑफ कूलिंग अंडर फैन। जी जनाब, एक बंदा है वो कहता है नहाता है, नहाने के बाद वो पंखे के नीचे आ जाता है तो फिर उसे ठंडक फील होती है। ऐसा क्यों होता है? देखें, यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट। आप भी ये तजुर्बा कर सकते हैं। नहाने के बाद टॉवल मत यूज करें, ठीक है, और उसके बाद आप रूम में पंखे के नीचे आके ठहर जाएं, आपको ठंडक फील होगी। अब ये ठंडक क्यों फील होती है? ड्यू टू इवेपोरेशन। कैसे, आइए बताता हूं। होता ये है कि ये जो हमारी जिल्द है, इसके ऊपर पानी के जो ड्रॉप्स हैं वो मौजूद होते हैं जब हम नहा के आते हैं। ये जो वाटर के ड्रॉप्स हैं तो ये लिक्विड स्टेट में, इनकी ख्वाहिश होती है कि ये लिक्विड से गैस में यानी वेपर्स में तब्दील हो जाए, क्योंकि ऊपर से हवा का दबाव भी है, हवा इसको दबा रही है कि भाई चलो चलो, इधर उधर हो जाओ, इधर उधर हो जाओ। अब वाटर के मॉलिक्यूल इधर भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं हवा की वजह से। वो कहते हैं ये हवा हमें रहने नहीं देगी, हमें चाहिए कि हम इस लिक्विड को इस मतलब लिक्विड सरफेस से यानी लिक्विड स्टेट से हम अपने आप को किस में ले जाएं? वेपर में ले जाएं। तो लिक्विड से वेपर में जाने के लिए उन वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ना होगा। तो अपनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए वाटर के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए। तो वो एनर्जी आपकी बॉडी से जज्ब करेंगे वाटर के मॉलिक्यूल। आपकी बॉडी से, आपकी बॉडी की हीट को इस्तेमाल करके वाटर के मॉलिक्यूल अपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ेंगे और तोड़कर लिक्विड से डायरेक्ट किस में तब्दील हो जाएंगे? गैस फेज में या वेपर फेज में। इसीलिए आपकी बॉडी की हीट आपकी जिल्द पर मौजूद पानी को लिक्विड स्टेट से गैशियस में या वेपर में चेंज करने के लिए इस्तेमाल हो गई। इसलिए आपको क्या फील हो रही है? ठंडक, क्योंकि आपकी हीट यूज हो चुकी है, आपकी बॉडी ठंडी हो चुकी है, इसलिए आपको ठंडक फील होती है। इसी तरह एक और भी शॉर्ट क्वेश्चन है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं कि अर्थनवेयर वेसल कीप वाटर कूल। अर्थनवेयर वेसल किसे कहते हैं? घड़ा, मटका। घड़ों में पानी ठंडा क्यों रहता है? मिट्टी का बर्तन, अर्थनवेयर वेसल से मुराद है। तो देखें भी घड़ा बन गया। अब घड़ा जो होता है ना, उसके अंदर पानी डाल देते हैं, जी डाल दिया।
आपने कभी महसूस किया है कि घड़े में पानी डालने के 1 घंटे बाद अगर आप बाहर से उस घड़े के ऊपर ऐसे हाथ फेरें तो आपके हाथ पे पानी लग जाता है। वो पानी कहां से आया? क्या आपने घड़े के बाहर पानी डाला? नो नो, आपने घड़े के अंदर पानी डाला। अब होता यह है कि उस मिट्टी के घड़े में मिट्टी में मिला दे के जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। दहलीज पे रख दी हैं किसी शख्स ने आंखें, रोशन तो कभी इतना दिया हो नहीं सकता। तो मिट्टी से मुझे शेर, मिट्टी का बना हुआ घड़ा है, उस घड़ा जो है उसमें पोर्स होते हैं, छोटे छोटे बहुत माइन्यूट से सुराख होते हैं। उन पोर्स की वजह से पानी जो घड़े के अंदर है, थोड़ा सा पानी घड़े के अंदर से बाहर निकलकर उस बाहर वाली घड़े की सरफेस पर आ जाता है और बाहर वाली घड़े की सरफेस गीली हो जाती है। अब जो बाहर घड़े की सरफेस के बाहर पानी है, उस पानी को सरफेस वाटर काउंट किया जाता है। वो पानी चाहता है कि मैं लिक्विड स्टेट से किस में जाऊं, वेपर स्टेट में जाऊं। तो लिक्विड से वेपर स्टेट में जाने के लिए उस बाहर वाले पानी को जो घड़े की बाहर वाली सरफेस पर है, उसको एनर्जी चाहिए, उसको हीट चाहिए अपने आप को लिक्विड स्टेट से वेपर में भेजने के लिए, अपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तोड़ने के लिए। तो पता है वो सरफेस वाला पानी क्या करता है? वो घड़े के अंदर पड़े हुए पानी से हीट चूसता है, जज्ब करता है और अपने आप को लिक्विड से वेपर बना देता है। अब घड़े में पड़े हुए पानी का जो टेम्परेचर है, जो हीट है, वो तो बाहर वाले सरफेस वाले पानी को वेपोराइज करने में इस्तेमाल हो गई, इसलिए घड़े के पानी का टेम्परेचर कम हो गया और घड़े के अंदर मौजूद पानी ठंडा हो गया। और ये काम चलता रहता है और जैसे जैसे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो घड़ा ज्यादा ठंडा पानी करता जाएगा। वजह आपको बता दी है, यही आपकी बुक में भी लिखी हुई आखिरी पैराग्राफ में। यू कैन राइट। ओके, आइए आगे चलते हैं। बहुत आसान है, कोई मसला ही नहीं है। हमारे जो इसी टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं, इवेपोरेशन की, इसके फैक्टर की बात कर लेते हैं। एक फैक्टर तो मैंने आपको ये पढ़ाया ना, टेम्परेचर वाला, कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, ठीक है। दूसरा इसका फैक्टर होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया भी क्या होता है? सरफेस सॉरी सरफेस एरिया भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन के। जितना ज्यादा सरफेस एरिया, उतना ज्यादा मॉलिक्यूल सरफेस पे आ जाएंगे और उतना ज्यादा क्या होगी? इवेपोरेशन। इसकी यूं मिसाल ले लें कि पुराने जमाने में, आजकल तो खैर रिवाज नहीं है, मे भी हो, होटलों पे कप के नीचे एक पिर्च होती है जिसे इंग्लिश में सासर बोलते हैं। तो वो क्यों देते थे? क्या डिजाइन के लिए, क्या रिवाज के लिए, या प्रोटोकॉल के लिए? आंसर है नो। वो इसलिए देते थे कि वो जो सासर है उसमें चाय डाल दी जाए और चाय का सरफेस एरिया बढ़ जाए, ज्यादा इवेपोरेशन हो और चाय जल्दी ठंडी हो, क्योंकि जितना ज्यादा जल्दी इवेपोरेशन होती है उतना ज्यादा टेम्परेचर डाउन होता है किसी भी लिक्विड का। तो इसीलिए सरफेस एरिया ज्यादा, इवेपोरेशन की रफ्तार ज्यादा, और इसीलिए हम कहते हैं कि सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। एक और भी इसका फैक्टर है, हमारी बुक में यूज नहीं हुए मगर मैं आपको बता रहा हूं एहतियातन। एक और फैक्टर है IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। जितना स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी किसी लिक्विड के अंदर, उसकी इवेपोरेशन उतनी स्लो होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जकड़े हुए होंगे, बंधे हुए होंगे, वो वेपर फेज में जाना आसानी से नहीं चाहेंगे। ये वजह है। ओके, तो प्यारे बेटे, अब मेरी एक बात सुन लीजिए। वो मेरी बात ये है कि इस ये जो इवेपोरेशन है और फिर वेपर प्रेशर है, इसके एंड में क्विक चेक मौजूद हैं, जिनमें से 2 क्विक चेक मैं यहां समझा देता हूं। एक डी वाला क्विक चेक और एक ई वाला क्विक चेक। डी वाला है इवेपोरेशन गेट्स फास्टर एट हाई टेम्परेचर, कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इवेपोरेशन की रफ्तार भी बढ़ जाती है। ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि जब टेम्परेचर में इजाफा होगा तो मॉलिक्यूल ज्यादा एनर्जी गेन करके जल्दी जल्दी अपने बांड तोड़ के जल्दी जल्दी वेपर फेज में कन्वर्ट होते जाएंगे। आंसर हेल्पिंग बुक में भी लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं भी टेक्स्ट बुक थोड़ा सा मुश्किल लगती है हमें। बेटा, जब आप ये सोचेंगे कि टेक्स्ट बुक बहुत मुश्किल है, हम इसको नहीं पढ़ सकते, तो आप कभी नहीं पढ़ सकते। मेरा ये मानना है कि अगर बच्चा 3 चैप्टर लगन के साथ किसी अच्छे टीचर से पढ़े और पढ़ने के बाद टेक्स्ट बुक से याद करे, उसको टेक्स्ट बुक से दोस्ती हो जाएगी। इतनी अच्छी लिखी हुई होती है टेक्स्ट बुक। हेल्पिंग बुक सिर्फ आप क्विक चेक, रीजनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए यूज किया करें। अदरवाइज हेडिंग्स भी, हाँ, आप हेल्पिंग बुक से हेडिंग उठा के अपनी टेक्स्ट बुक पे पेस्ट कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, इवेपोरेशन लॉन्ग में नहीं आता, इसमें से ज्यादातर शॉर्ट आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्हेन वी हैं व्हेन वी फील कूल, वाई, बल्कि सॉरी वाई है, व्हेन नहीं है, वाई वी फील कूल
नियर द बैंक ऑफ रिवर, दरिया के किनारे हमें ठंडक क्यों महसूस होती है, ये सवाल है। फिर वही ड्यू टू इवेपोरेशन, सर जी वजह बता दीजिए। आप दरिया के किनारे पहुंचे, आपको बड़ी ठंडक महसूस हुई, आपके साथ जो भी आपका दोस्त है, हा, मैं तो यही चाहता था, चलो ना दरिया पे, कब से तुम्हें कह रहा हूँ, मेरी बात ही नहीं मानते, दरिया पे ले चलो मुझे, रिवर पे ले चलो भाई, क्यों, वहां पे बड़ा ठंडा मौसम, अरे इतनी गर्मी है, दरिया पे कहाँ ठंडा मौसम होगा, तुम लेकर तो चलो, दरिया के किनारे ठंडक होती है। अरे क्यों होती है, साइंटिफिक रीजन तो बताइए। सुन लीजिए, होता यह है कि जो दरिया है, उसकी जो उसमें जो पानी है, उसकी सरफेस तो है, उसकी सरफेस से मॉलिक्यूल उड़ रहे हैं, कॉन्टिन्यूअसली इवेपोरेशन हो रही है, ठीक है। अब इवेपोरेशन हो रही है तो मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर में जा रहे हैं, तो जो दरिया का पानी है उसकी हीट कम हो रही है, तो दरिया का पानी क्या करता है, इर्द गिर्द सराउंडिंग से हीट को अपने अंदर जज्ब करता रहता है, ताकि मेरी इवेपोरेशन चलती रहे। तो इर्द गिर्द की जो हीट है वो तो दरिया ने जज्ब कर ली, तो इसलिए इर्द गिर्द टेम्परेचर हुआ डाउन, और इर्द गिर्द हमें किनारे पर ठंडक महसूस होती है। बड़े ही अच्छे अंदाज में मैंने आपको इवेपोरेशन का टॉपिक जो है वो समझाया है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे सिरे की तरफ, आज के लेसन की। वेपर प्रेशर किसे कहते हैं, वेपर प्रेशर की ये डेफिनेशन है, मगर डेफिनेशन हम बाद में समझेंगे, पहले हम कुछ बातें समझ लेते हैं। देखें, ये एक वेसल है, बर्तन है, और ये ओपन वेसल है, खुला। ओपन वेसल का मतलब है कि इसके ऊपर कोई भी ढक्कन नहीं है, इसमें कोई भी लिक्विड मौजूद है व्हाटसोएवर, और ये लिक्विड ज्यादातर वोलाटाइल लिक्विड है, कोई भी हो सकता है, और इसके वेपर्स बन रहे हैं ड्यू टू इवेपोरेशन। अच्छा, आपको पता है ये इवेपोरेशन और वेपराइजेशन में क्या फर्क होता है, वेपराइजेशन, याद रखना, इवेपोरेशन जो होती है ना, वो खुद ब खुद होती है किसी भी टेम्परेचर पर, और वेपराइजेशन होती है कि किसी भी लिक्विड का लिक्विड से गैस में या वेपर में तब्दील होना वाइल हीटिंग। जब आप बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से कोई हीट देंगे, तो उस वक्त जो लिक्विड से गैस में जाएंगे, वेपर में जाएंगे मॉलिक्यूल, तो उसे वेपराइजेशन कहते हैं। ओके, ये बात मेरे जहन में थी, मैंने आपसे डिस्कस की। ओपन वेसल में कोई भी लिक्विड है, ये उसके वेपर्स हैं। इधर हवा है, हवा नाचती है, फिजा गा रही है, बड़ी तमकीनत से बाहर आ रही है, आए बाहर जाए खिजा हो चमन दुरुस्त, बीमार साल भर के नजर आने लगे तंदुरुस्त, ठीक है। बाहर हवा है, हवा क्या करती है, हवा चल रही है अपने मदार में हवा चल रही है। ये ओपन वेसल है, ठीक है, इसमें कोई भी लिक्विड पड़ा हुआ है, फर्ज करें वो लिक्विड पड़ा हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस पर, फिक्स्ड टेम्परेचर पे पड़ा हुआ है, तो इसके वेपर्स बन रहे हैं ड्यू टू इवेपोरेशन। तो ये वेपर्स बनते रहेंगे, और खुला कंटेनर है, हवा के साथ उसका हिस्सा बन के उड़ते चले जाएंगे। ओके हो गया जी। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस कंटेनर को क्लोज कर देते हैं, मतलब इसके ऊपर ढक्कन दे देते हैं। तो प्यारे बेटे, ये वही लिक्विड है, ठीक है, हमने ऊपर से क्लोज कर दिया इसको, ये थोड़ा सा नीचे बना, ये देखें, ऊपर से हमने इसे क्लोज कर दिया। अब इस लिक्विड के यहां पर वेपर्स बन रहे हैं, और ये प्रोसेस चल रहा है, कौन सा, इवेपोरेशन, ठीक है। और ये लिक्विड किस टेम्परेचर पे है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, क्योंकि हमने किसी कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर वेपर प्रेशर को चेक करना होता है। तो ये इवेपोरेशन हो रही है, ठीक है, हो रही है। अब बहुत सारे वेपर्स जो हैं वो गैदर्ड होते जा रहे हैं, जमा होते जा रहे हैं इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर। ओके, अब ऊपर जो ढक्कन चूंकि बंद है, ये वेपर्स बाहर भी नहीं जा सकते, तो ये अब क्या करेंगे, ये क्या करते हैं, ये जब बहुत ज्यादा मिकदार में हो जाते हैं और देखते हैं कि हमें रास्ता भी नहीं मिल रहा जाने का, तो ये एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, और ना सिर्फ एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, बल्कि इस कंटेनर की दीवारों से इधर भी टकराते हैं, ऊपर ढक्कन पे भी टकराते हैं, इधर भी टकराते हैं, और इस लिक्विड की सरफेस से भी टकराते हैं, ठीक है। हर तरफ, चारों तरफ जो है ये कोलाइड कर रहे होते हैं। अब बहुत ज्यादा जब वेपर्स बन जाते हैं इस जगह पर, तो रास्ता ना मिलने की सूरत में वो कहते हैं अब हम क्या करें, तो वो कोशिश करते हैं कि अब हम जाएं तो सही ऊपर, मगर बेचारे जा ही नहीं सकते, फिर मजबूरन उनको वापस इस लिक्विड के अंदर दाखिल होना होता है। ये लिक्विड इनको दोबारा से कैप्चर कर लेता है इन वेपर्स को, और ये लिक्विड वेपर्स से दोबारा लिक्विड में तब्दील हो जाते हैं। ये वेपर्स गैशियस फेज से दोबारा लिक्विड फेज में तब्दील हो जाते हैं,
और इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक हो गया। तो क्या मैंने बताया कि एक प्रोसेस जिसमें लिक्विड वेपर में तब्दील हो रहे हो उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं, और एक प्रोसेस जिसमें वेपर्स जो हैं वो दोबारा से अगेन लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हो उसे बोलते हैं कंडेंसेशन। ओके हो गया। अब क्या है, अब दो प्रोसेस चल पड़े। एक तो मैं समझाता हूं, ये देखें, ये हमारे पास है लिक्विड, ओके, और ये है मेरे बेटे वेपर्स। तो लिक्विड से वेपर्स में जो जा रहे हैं इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। अच्छा, दूसरा प्रोसेस क्या हो रहा है इस क्लोज कंटेनर में, वेपर्स आर गोइंग बैक टुवर्ड द लिक्विड स्टेट। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। तो ये दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, यानी लिक्विड वेपर्स में और वेपर्स दोबारा लिक्विड में तब्दील हो रहे हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। अब इस बात को समझ लीजिए, रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर से क्या मुराद है, यानी जिस रफ्तार से इवेपोरेशन हो रही है उसी रफ्तार से कंडेंसेशन हो रही है। नहीं समझ आई? अब सुनो, एक सेकंड में अगर 100 मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर में जा रहे हैं तो उसी एक सेकंड में वेपर के 100 मॉलिक्यूल वेपर से लिक्विड स्टेट में आ रहे हैं। इसको बोलते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। और जब ये हो जाएगा, यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, तो इस हालत को, इस वक्त को, इस टाइम को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ओके, इक्विलिब्रियम आ गया। किस किस का इक्विलिब्रियम? वेपर्स का लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम बन गया। जब वेपर का लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम बन जाता है उसके बाद यहां पर मौजूद तमाम वेपर्स का जो प्रेशर है, वो प्रेशर जो वो इस लिक्विड की सरफेस पे डालें या इधर या ऊपर या इधर डालें, उस प्रेशर को क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। यानी कि वेपर प्रेशर को डिफाइन करने के लिए हमें किसी भी कंटेनर को क्लोज करना जरूरी है और इक्विलिब्रियम पर भी लाना जरूरी है। इसके अलावा हम वेपर प्रेशर को फाइंड आउट या डिफाइन नहीं कर सकते। अब जरा डेफिनेशन देखना, समझ ना आए तो पैसे वापस, जो कि आपने मुझे दिए ही कोई। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड वेपर, वो वाला प्रेशर जो लिक्विड के वेपर एक्सर्ट करते हैं, डालते हैं, इन इक्विलिब्रियम विद इट्स लिक्विड, यानी वेपर अपने लिक्विड के साथ जब इक्विलिब्रियम बना लेते हैं तो उसके बाद वो जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं एट अ गिवन, दिए गए खास टेम्परेचर पर, वो 25 है, वो 100 है, वो 60 है, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ये है मेरे बेटे वेपर प्रेशर की डेफिनेशन। और जिस बच्चे को वेपर प्रेशर की डेफिनेशन समझ आ गई उसे तो सब कुछ समझ आ गया, क्योंकि आगे तो बहुत आसान है, हमारी किताब में भी यही डेफिनेशन लिखी हुई है। ओके, अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता और ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। जी, तो मैंने लिखा फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड। ये 3 फैक्टर हैं: अमाउंट ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ वेसल, सरफेस एरिया। सर बड़े अजीब हो, जब लिक्विड की मिकदार बढ़ेगी तो ज्यादा वेपर नहीं बनेंगे, जब लिक्विड के वॉल्यूम ज्यादा होगा कंटेनर का तो भी लिक्विड के ज्यादा वेपर बनेंगे, जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तब तो चलो वेपर ज्यादा बनेंगे। जी बिल्कुल बनेंगे, वेपर ज्यादा बनेंगे, मगर वेपर वापस भी तो ज्यादा आएंगे। यानी जितना ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा, अगर सरफेस एरिया ज्यादा है, उतनी ज्यादा रेट ऑफ कंडेंसेशन होगा। तो वेपर्स के प्रेशर पर ओवरऑल कोई असर नहीं पड़ेगा। जी, आपने ये याद रखना है। अच्छा, वेपर प्रेशर, ये 3 चीजें, तीनों में से कोई चीज बदल जाए तो वेपर प्रेशर चेंज नहीं होता। तो कौन सी चीज है जिसके चेंज होने से वेपर प्रेशर चेंज होता है? तो मेरे बेटे वो 2 हैं, फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड्स, टेम्परेचर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। जितना ज्यादा आप हीट दोगे, टेम्परेचर दोगे, उतना जल्दी वेपर्स बनेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस खुद ब खुद जल्दी टूटेंगी और वेपर स्पीड से बनेंगे, तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। और सेम इसी तरह से
अगर टेम्परेचर कम है तो वेपर प्रेशर ज़ाहिर है कम बनेगा। जैसे प्रेशर कुकर के अंदर हम लोग ढक्कन शकन बंद करके नीचे से हीट देते हैं, जैसे जैसे हीट अंदर दाखिल होती जाती है, टेम्परेचर अंदर बढ़ता जाता है, वेपर्स का प्रेशर अंदर बढ़ता चला जाता है और कुकर की सीटी ऐसे ठश 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 शुरू कर देती है और आपको सायरन मिलता है कि भी जाओ उतारो इस सीटी। उसके बाद IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। जितना ज्यादा IMF होंगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मजबूत होंगी, वेपर प्रेशर उतना कम होगा, क्योंकि वेपर्स स्पीड से नहीं बनेंगे, जल्दी नहीं बनेंगे और उनका प्रेशर भी ज्यादा नहीं। तो इसी टॉपिक वेपर प्रेशर और इवेपोरेशन के एंड में क्विक चेक 5.5, जिसके 2 सवाल मैंने आपको इवेपोरेशन के बाद पढ़ाए थे, डी और ई। अब हम ए, बी और सी को पढ़ते हैं। ए वाला क्वेश्चन है विच वन हैज हाई वेपर प्रेशर। आपको उसने ना पेयर दिए हैं 3 तरह के और पूछा है कि इन जोड़ों में से किस किस का वेपर प्रेशर ज्यादा है। पहला है अल्कोहल और ग्लाइसरीन में, दोनों में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। अब यहाँ पे आप वो फैक्टर यूज करेंगे IMF वाला। हमने पढ़ा था IMF इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, यानी जिसकी IMF ज्यादा उसका वेपर प्रेशर कम। अब समझना, ग्लाइसरीन जो होता है ना, इसके अंदर होते हैं 3 OH, जिसकी वजह से इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनता है। और अल्कोहल का मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कमजोर है, इसमें बहुत मजबूत है। तो जिसमें बॉन्ड मजबूत है, IMF ज्यादा है, उसका वेपर प्रेशर कम, और जिसमें IMF कम उसका वेपर प्रेशर ज्यादा। तो ये देखें, वेपर प्रेशर ऑफ अल्कोहल ज्यादा होता है वेपर प्रेशर ऑफ ग्लाइसरीन से। ओके, समझ आ गई। नेक्स्ट देखें, पेट्रोल और केरोसिन, इन दोनों में से किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। पेट्रोल किसे कहते हैं, जो हम मोटरसाइकिल में डलवाते हैं, और केरोसिन कहते हैं मिट्टी का तेल। याद रखें, ये जो पेट्रोल होता है ना, इसमें जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो होते हैं कार्बन 6 से लेकर कार्बन 8 तक, यानी कि हेक्सेन से लेकर ऑक्टेन तक। और जो केरोसिन होता है, इसमें कार्बन की जो चेन्स होती हैं वो कार्बन 8 से लेकर कार्बन 14 तक होती हैं। तो जाहिर है फिर कार्बन 8 से 14 तक अगर चेन्स हैं, मतलब ऑक्टेन है, नूनेन है, डीकेन है, तो ये सारी चेन्स होती हैं। तो केरोसिन जो है, इसमें मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा केरोसिन का। क्यों? क्योंकि इसमें जो है बड़ी बड़ी चेन्स हैं बनिस्बत पेट्रोल के, क्योंकि इसमें 6 से 8 कार्बन तक की चेन है। तो इन दोनों में, क्योंकि ये नॉन पोलर हैं, इन दोनों में LDF, IDID या लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाती हैं। अब देखना है कि केरोसिन में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ज्यादा हैं या पेट्रोल में। तो आंसर है केरोसिन में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ज्यादा हैं, क्योंकि उसका साइज बड़ा है, मॉलिक्यूलर मास बड़ा है, पोलराइजेबिलिटी बड़ी है, तो इसमें ज्यादा फोर्सेस हैं। तो इसलिए इस केरोसिन का जो वेपर प्रेशर है वो कम होगा और पेट्रोल का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। उसके बाद है मरकरी और वाटर। अब दोनों में बॉन्डिंग देखनी है। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड है, मरकरी क्या है, मेटल है, मेटल में मेटेलिक बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है और मेटेलिक बॉन्ड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है, मेटेलिक बॉन्ड ज्यादा मजबूत है। तो कोई भी बात इसमें परेशानी वाली नहीं है कि मरकरी में बहुत ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जिसकी वजह से इसका वेपर प्रेशर कम और वाटर का वेपर प्रेशर मरकरी से ज्यादा होगा। आइए आगे चलते हैं। बी वाला क्वेश्चन है, कहता है 2 आपको पेयर दिए हैं, एक पेयर दिया है, उसमें से कौन मोर विस्कस है, किसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, कौन ज्यादा गाढ़ा है। तो जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी वो ज्यादा गाढ़ा होगा, वो ज्यादा विस्कस होगा। तो एक है ग्लाइसरीन और एक है केरोसिन। तो अब देखते हैं कि इन दोनों में से किस में ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। ग्लाइसरीन क्या है, ग्लाइसरीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और केरोसिन नॉन पोलर है, नॉन पोलर है। तो ग्लाइसरीन का आपको फॉर्मूला आता है CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, इधर भी 2 इधर भी 2, सबके साथ 3 OH लगा दें। ये ग्लाइसरीन का फॉर्मूला है। ओके सर जी, 3 OH हैं तो इसका मतलब है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें है IDID, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। जाहिर है ये मजबूत फोर्सेस हैं, ये वीक हैं, तो ग्लाइसरीन विल बी मोर विस्कस देन केरोसिन। आगे चलते हैं, एसीटोन। मतलब अगला सवाल क्या है, अगला सवाल ये है सी वाला कि आप अपनी दोनों हथेलियों पे एक तरफ पानी ले लें, ठीक है, एक तरफ एसीटोन ले लें, थोड़ी देर वेट करें, देखें जो आपकी एसीटोन वाली हथेली है वो आपकी हथेली ठंडी होना शुरू हो जाएगी वाटर की निस्बत। ऐसा क्यों है, आओ वजह बताता हूं आपको। पता है वाटर में कौन सा बॉन्ड है, H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, और एसीटोन में कौन सा बॉन्ड होता है, PDPD,
परमानेंट डाइपोल फोर्सेस, दोनों में कौन मजबूत फोर्स है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और कौन वीक है? पीडी। तो अब देखना पीडी जल्दी टूटेगा या हाइड्रोजन बॉन्ड जल्दी टूटेगा? जाहिर है पीडी जल्दी टूटेगा। पीडी जल्दी टूटेगा तो वो जो एसीटोन है आपकी हथेली पे, वो अपने बॉन्ड जल्दी तोड़ेगा, और जल्दी तोड़ने के लिए भी उसको हीट चाहिए, एनर्जी चाहिए। वो आपकी हथेली से हीट लेता रहेगा और अपने आप को लिक्विड से वेपर बनाता रहेगा। इसलिए जल्दी आपको फील होगी ठंडक, क्योंकि पीडी कमजोर फोर्स है जो कि एसीटोन में पाया जाता है। ये हमारा आज का लेसन था जिसमें हमने इवेपोरेशन को पढ़ा, वेपर प्रेशर को पढ़ा, और दोनों के क्विक चेक एग्जांपल और सारे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस भी हमने आपको बताए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले लेसन में। अल्लाह हाफिज।